Welcome to my class, student. This is English First Flight. We are doing a poem, The Ball poem, and this is a critical analysis of the poem. आपको critical analysis में पता है हम क्या करते हैं, हम rhyme scheme देखते हैं, हम इसके plot देखते हैं. तो यहाँ हम देखते हैं critical analysis क्या है. Now, theme क्या है इस poem का? The Ball poem by John Berryman is a very subtle and beautiful poem about a little boy's growing up. ये poem क्या है? ये बहुत ही सूक्ष्म, सटल एंड बहुत ही खूबसूरत पोयम है. एक छोटे से बच्चे के ग्रोइंग अप की कहानी है. वो कैसे बड़ा हो गया अचानक से. लिटिल बॉयज ग्रोइंग अप. द पोएट सीज दिस लिटिल बॉय वन डे व्हेन ही हैड जस्ट लॉस्ट हिज बॉल. तो पोएट ने क्या देखा, उस बच्चे को कब देखा, जब उसने अपनी बॉल खो दी. तुरंत उसने अपनी बॉल खोई. The loss of his ball is teaching him that in life we often lose things that we love and they cannot be easily replaced. तो वो जो बॉल है वो जो इंसिडेंस हुआ उसके साथ, उसने उसको क्या सिखाया कि बहुत बार हम लूज करते हैं उन चीजों को जिसे हम चाहते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, और उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता. ये एक इटर्नल लॉस होता है और हमें एक अल्टीमेट ग्रीफ देके जाता है. To us, the loss of a ball is a minor consequence. हम लोगों के लिए एक बॉल का खोना बहुत ही छोटी सी बात है. And our reaction to it is to say, oh there are other balls. हम क्या कहते हैं, अगर हमसे छोटा है किसी का कुछ खो गया, अरे फिर से ला दूंगा या ला दूंगी, बहुत मिलता है बाजार में. Oh there are other balls. But to a little boy, this is not so. लेकिन उस छोटे से बच्चे के लिए ये वो इतना आसान नहीं है. It's not of a minor consequence. A dime, another ball is worthless. यदि हम उसको कहे कि एक ही डाइम में तो मिलता है, दूसरा बॉल भी है, लेकिन उसके लिए सब वर्थलेस है. Money is external. It cannot buy back our love. जो पैसे हैं वो एक्सटर्नल है, ये हमारे प्यार को फिर से वापस नहीं लाके दे सकते. Nor replace the things that we love. ना ही उस पर्टिकुलर चीज को रिप्लेस कर सकते हैं जो कि खो चुकी है. The things that really matter. क्योंकि वो जो चीज है जो खो चुकी है उसके साथ हमारे बहुत सारे इमोशंस भी खो चुके हैं. The things that really matter. और वही ज्यादा मैटर करता था हमारे लिए. In this poem, the poet's ball personifies his young days. तो वो जो बॉल है वो बच्चे के यंग डेज को पर्सोनिफाई कर रहा है, बच्चे के बचपने को पर्सोनिफाई कर रहा है. एंड हैप्पी इनोसेंस, और उसके खुश मिजाज हैप्पी इनोसेंस को वो प्रेजेंट कर रहा है. इन दिस वर्ल्ड पीपल विल टेक बॉल जस्ट एज दे विल टेक अवे अवर इनोसेंस. तो कवि कहते हैं कि जैसे बॉल उसकी गुम हुई, लोग हमारा बॉल हमसे छीन सकते हैं, हमारा इनोसेंस हमसे छीन सकते हैं. एंड फोर्स अस टू ग्रो अप. और यही लोग हैं जो हमारे इनोसेंस की छीन के हमें ग्रो अप भी करते हैं. तो एक तरफ अगर नेगेटिविटी है तो एक तरफ पॉजिटिविटी भी है. And once we lose this innocence, we can never get it back. और एक बार यदि हमसे ये innocence गुम हो गई तो हम इसे वापस कभी भी नहीं पा सकते. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. तो कवि कहते हैं कि जो बॉल्स हैं ये हमेशा गुम होती रहेंगी, हमेशा ही होती रहेंगी, और कोई भी इस बॉल को बैक तुम्हारे लिए नहीं खरीद सकता. This poem shows how all throughout your life you will be forced to do things that you don't want to do. ये पोएम हमें ये भी सिखाती है कि जीवन भर हमें बहुत सारे ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं फोर्सफुली, जो दूसरे हम पे फोर्स करेंगे कि करो, जो हम नहीं करना चाहते. एंड यू विल लूज और हैव टू गिव अप द थिंग्स दैट यू लव. और आपको या खोना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा उन चीजों को जिसे आप प्यार करते हो. बट डिस्पाइट दिस, इन सब के अलावा यू हैव टू लर्न टू स्टैंड अप. लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आपको खड़े होना है फिर से. टू बी स्ट्रांग, फिर से अपने आप को मजबूत करना है. एंड गेट ऑन विथ योर लाइफ, और अपने जीवन के साथ आगे निकल जाना है. नो मैटर हाउ मच इट हर्ट्स इनसाइड. भले ही आपको बहुत तकलीफ हो रही हो, भले ही आपको बहुत हर्ट हो रहा हो, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू विल सर्वाइव. अगर जीना है, जीवन को जीना है, तो यही एक रास्ता है जो आप सर्वाइव कर सकते हो. You have to learn to accept and let go. आपको स्वीकारना पड़ेगा लॉस को और आगे बढ़ जाना है. And not cling on to something that you can never have. और किसी भी ऐसी चीज पर अपने आप को क्लिंग मत करो, अपने आप को मत जोड़ के रखो जो कि आपके पास हमेशा नहीं रहेगा.
एंड नॉट क्लिंग ऑन टू समथिंग दैट यू कैन नेवर हैव, जो जिससे आप हमेशा कभी भी नहीं पा सकोगे। द पोएट यूजेस इमेजरी, क्या कौन कौन सी इमेजरी पोएट ने यूज की है व्हेन डिस्क्राइबिंग हाउ द बॉल पर्सोनिफाइज द स्पिरिट ऑफ द बॉयज चाइल्डलेस इनोसेंस। यहाँ इमेजरी में देखो जो बॉल है पर्सोनिफाई कर रहा है चाइल्ड का इनोसेंस। In the last 5 lines, we visualize how the spirit of this little boy, like the ball, is sinking into the dark waters of the harbor. Last के 5 lines में हमने क्या देखा कि वो जो बच्चा है उसके जो स्पिरिट है, उसका जो अभी तक जो बहुत खुश था, बाउंस कर रहा था बॉल, बहुत मैरी था, उसको क्या हुआ, उसका जो स्पिरिट था वो भी डीप वाटर में चला गया, हार्बर में। As it drifts further away, the boy learns to grow up. और जब वो खुद अपनी आंखों से देख रहा है कि बॉल कैसे पानी के अंदर आगे जाती जा रही है, उस बच्चे की पहुंच से बाहर जाती जा रही है, तो वो जो बच्चा है वो ग्रोइंग अप हो रहा है, वो सीख रहा है, मैच्योर हो रहा है। एंड दैट पार्ट ऑफ हिम दैट इज लिंक्ड टू दैट बॉल ग्रोज अप एज वेल। तो जो पार्ट उसका बॉल से जुड़ा हुआ था वो भी मैच्योर हो गया, ग्रो अप हो गया। ही इज नो लॉन्गर अ लिटिल बॉय, अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा। This poem is about losing something and learning to grow up. It is about a little boy who for the first time in his young life is experiencing grief at the loss of a much beloved possession, his ball. तो ये ऐसा पोएम है जिसमें कोई बच्चा पहली बार अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहा है ग्रीफ एट द लॉस ऑफ ए मच बिलवेड पोजीशन। आपको पता है बच्चों को बॉल कितना पसंद है, तो उसके लॉस को, बिलवेड पोजीशन को खोना, ये जो एक्सपीरियंस वो कर रहा है, द पोएम इज ऑल अबाउट दैट ओनली। राइम स्कीम देख लेते हैं। दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 स्टैंजा। आप अगर पोएम देखोगे तो आप देखोगे एक साथ पूरी पोएम है, कहीं भी स्टैंजाज नहीं है। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 25 लाइन्स इन टोटल। एक्चुअली में पोएम 25 लाइन की है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 18 लाइन्स है। कोई बात नहीं, आप अपने गूगल करके आप बाकी के लाइन्स भी देख लेना। There is no rhyming, यहाँ कोई पर्टिकुलर राइमिंग नहीं है, बट द पोएट इंस्टेड कन्वेज हिज मीनिंग थ्रू द रिदम। लेकिन एक रिदम है, उस रिदम से पोएट ने क्या किया है, अपने जो मीनिंग को कन्वे किया है। द टोन, उनका जो टोन है, कभी वो खुशी जाहिर करते हैं, कभी वो ग्रीफ जाहिर करते हैं। एंड हिज यूज ऑफ वर्ड्स, और वो जो वर्ड्स उन्होंने यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल इन द लाइन्स आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, ये जो लाइन है उसमें आप इमेज कर सकते हो, आपकी इमेजिनेशन उस बच्चे के पास जाती है जो बॉल को देख रहा है, जो बॉल बाउंस कर रही है। एंड देन मैरिली ओवर द शॉर्ट ब्रिस्क हैप्पी वर्ड। तो ये क्या है, ये शॉर्ट ब्रिस्क हैप्पी वर्ड्स है। अलाउज यू टू विजुअलाइज अ बॉल बाउंसिंग अलोंग, जो आपको बता रहा है कि देखो बॉल कैसे बाउंस कर रही है। इन द फॉलोइंग लाइन्स, उसके बाद की लाइन में, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। आपने देखा जो वर्ड्स से हमें पता चल गया कि वो बच्चा कैसे चुपचाप रिजिडली खड़ा है। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। तो इस तरह से वर्ड्स से कवि ने उस चेंज को उन्होंने हमें बताया है। कोई राइम स्कीम नहीं है, लेकिन खूबसूरती से उन्होंने हमें ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया है। Here the words and rhythm is tragic, dramatic and harsh. इस लाइन में जो रिदम है वो कैसा है, दुख का है, ड्रामेटिक है, हमें भी शौक लग रहा है, और हार्श है, थोड़ा चुभता है। Which is suitable for the situation, लेकिन यही वर्ड्स इन सिचुएशन में सुटेबल हैं। Similar uses of tone and rhythm help add to the effect of the poem, और इसीलिए जो टोन और रिदम है इसने जो ऐड किया है और इस पोएम को बहुत ही इफेक्टिव बना दिया है। एंड हेल्प एम्फेसाइजिंग द मीनिंग, और इसके मीनिंग को बहुत ही एम्फेसाइज किया है, हेल्प किया है इसके मीनिंग को उभारने के लिए। सेटिंग देख लो क्या है। द पोएम इज सेट नियर द हार्बर, ऑब्वियसली तभी बॉल अंदर जाएगी। As the poet says that the little boy's ball rolled away from him and into the water. अगर हार्बर के पास सेटिंग नहीं रहेगी तो बॉल कैसे अंदर जाएगी पानी में। Both the poet and the boy are near the harbor. दोनों हार्बर के पास ही है, तभी पोएट ने देखा और बच्चे ने बॉल खोई। The poet can in fact see the boy and even his facial expressions very clearly. जो पोएट है बॉय के बहुत करीब है, ताकि इतना करीब है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी क्लियरली देख पा रहा है। तो यहाँ पर ये देखो सेटिंग जो है हार्बर के पास है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेते हैं।
Why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? क्यों कवि ने कहा कि मैं इंट्रूड नहीं करूंगा, क्यों मैं पैसे नहीं दूंगा? The poet wants the boy to experience the loss, क्योंकि कवि चाहता था कि वो बच्चा जो है लॉस को एक्सपीरियंस करे and to learn that loss is the part of life, और वो महसूस करे कि वो जो लॉस है वो हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है. So he doesn't want to interfere the boy and doesn't want to offer him money to buy another ball. यही कारण है वो उस बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे और बच्चे को कोई पैसे नहीं देना चाहते थे. Staring down all his young days into the harbor where his ball went. Do you think the boy has had the ball for a long time? क्या आपको लगता है बहुत दिनों से बॉल उसके पास थी? Is it linked to the memories of days when he played with it? क्या वो मेमोरीज से लिंक्ड है जब वो उसके साथ खेला करता था? Yes, it seems like the boy has had the ball for a long time. तभी तो वो rigid हो गया, तभी तो tremble look कर रहा था. He was trembling. When it bounced into the water, all his memories of the days of childhood flashed in front of him. जब वो बॉल उसके पास से जा रही थी तो उसको पूरी सारी मेमोरीज उसके बचपन की उस बॉल के साथ उसके आंखों के सामने आने लग गई. This led to a realization that those moments would not come back. उसको ये रियलाइज हो गया कि अब ये मोमेंट्स वापस नहीं आएंगे. Just like the ball, जैसे कि बॉल गई. He can buy new balls and can similarly create new moments. वो नई बॉल खरीद सकता है लेकिन उसके साथ जो मोमेंट्स क्रिएट होंगे वो भी नए होंगे, पुराने कभी रिपीट नहीं होते. But those that are gone would not return. जो चले जा चुके हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे. What does in the world of possessions mean? Why is money external? In the world of possessions means people like to possess all sort of things in the world. मतलब हमारा जो ये वर्ल्ड है वो पोजेशन का वर्ल्ड है. हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, हमें सब कुछ चाहिए. People like to possess all sort of things in the world. Money is external, लेकिन पैसे से जो मनी है वो एक्सटर्नल है. Because it can buy only material objects, जो मनी है सिर्फ बाहरी चीजों को ही खरीद सकती है. It cannot buy everything that one loses. गुम हो जाने के बाद, कोई चीज हमसे बिछड़ जाने के बाद वो जो मेमोरीज है उसे वो मनी नहीं खरीद सकती. Do you think the boy had lost anything earlier? क्या आपको ऐसा लगता है बॉय ने पहले भी कुछ खोया होगा? Because the word that suggests the answer. No, it seems that the boy had not lost anything earlier. ऐसा लगता है उसने कभी कोई पहला ही इंसिडेंस है जब उसने कुछ खोया है. The word that suggests was senses first responsibility in a world of possession. क्योंकि उसने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन उसने जानी कि नहीं बॉल मेरी थी तो मुझे इसे संभाल कर रखना था. इसका मतलब है उसके पहले उसने कुछ भी गुम नहीं किया था. So what have we learned today? We have learned the critical analysis and few of the questions. In the next session मैं और भी questions है इसके बोर्ड questions हैं वो सारे मैं कराऊंगी. Till then have a good revision. Thank you.